Good morning to all. Myself Sanjay Jain. Again, yesterday we have discussed some database management system and their relationships. And today we will discuss what is schema and their instances, database language and the interfaces, overall database structure, functions of DBA, that is database administrator, and data independence. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा देखा भी था कि डेटाबेस हम कैसे डिजाइन करते हैं. डेटाबेस लास्ट मैंने बताया भी था कि डेटाबेस मीन्स हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो प्रैक्टिकली डेटाबेस मीन्स बहुत सारी टेबल्स हम उसमें क्रिएट करके रखते हैं एंड दैट कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट इज कॉल्ड डेटाबेस एंड दीज tables contains your data, that is your raw information, raw data. And उन टेबल से हम कोई रिकॉर्ड फेच करवाते हैं, वैल्यूज फेच करवाते हैं, डेटा फेच करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है. तब यहाँ पे हमने कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई टेबल हमें डिजाइन करनी है तो से सपोज कल हमने एक इन्फो नाम की टेबल हमने ली थी, इन्फो, एंड एक हमने क्या लिया था, डिपार्टमेंट नाम की टेबल ली थी, एंड एक और हमने से लाइब्रेरी नाम की हमने टेबल ली. इन्फो में हमने एक यूनिक आईडी हमने मेंशन किया था कि से एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम एंड उसका एड्रेस एंड पर्सनल डिटेल्स. डिपार्टमेंट में अगेन एनरोलमेंट नंबर एंड उसकी ब्रांच कौन सी है, ब्रांच एंड और डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स. सेम अगेन लाइब्रेरी में अगेन एनरोलमेंट नंबर एंड लाइब्रेरी से रिलेटेड डिटेल्स, से नंबर ऑफ बुक्स कितनी उसने इशू करा रखी है, डेट ऑफ रिटर्न एंड सो ऑन, इस टाइप से. ठीक है. इसको हमने प्राइमरी की बना रखा था टेबल को, इस कॉलम को, दैट इज प्राइमरी की, एंड इनमें हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया था, दैट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप, और ये हमने देखा भी था. एंड अगेन ये वाले पार्ट को भी हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्रिएट किया था. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, या दिस इज जिसको हमने कल देखा भी था, बताया भी था कि जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चरल डायग्राम है, उस आर्किटेक्चरल डायग्राम में जो कॉन्सेप्चुअल लेवल था, एक बच्चे ने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल. तो कॉन्सेप्चुअल लेवल मीन्स ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमने अपने डेटाबेस को डिजाइन किया, डेटाबेस में टेबल्स को हमने डिजाइन किया, जिसमें से सारी रिडंडेंसीज हमने रिमूव कर दी एंड उनके बीच में रिलेशनशिप्स मेंटेन कर दिया. यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज नाउ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म. अलग अलग नॉर्मलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट फेजेस थे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, कल दूसरे प्रोफेसर्स ने करवा दिए होंगे. तो दिस इज योर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म एंड इसको हमने लॉजिकली या यूँ कह लीजिए कि पेपर पे एक तरह से पेपर वर्क हमने कंप्लीट कर लिया. दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट, दैट इज योर लॉजिकल पार्ट, एंड दिस इज डिजाइन बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कि ये डीबीए ने इसने इस चीज को डिजाइन कर लिया. एंड फिर उसको हम क्या करते हैं, फिजिकली फिजिकली उसको हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस में जाकर के. तो दैट इज योर फिजिकल लेयर, लेवल ऑफ दैट आर्किटेक्चर, या हम इसको फिजिकल लेवल भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये जो पार्ट है जो अभी हमने डिजाइन किया, तो दैट इज स्कीमास एंड इंस्टेंसेस. तब ये देखिए कि डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा. तो ये अभी हमने जो डेटाबेस डिजाइन किया, ये एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस जो कल हमने प्रैक्टिकली भी देखा था. तो वो जो हमने प्रैक्टिकली क्रिएट किया वो आपका फिजिकल फॉर्म में था एंड ये आपका अभी लॉजिकल फॉर्म में है. ठीक है. एंड the design of this database, that is schema, this is three types of this schema, that is physical schema, logical and view level schema. अब हमने ये थोड़ा सा कल देखा भी था कि व्यू लेवल क्या है, लॉजिकल क्या है एंड फिजिकल क्या है. तो व्यू लेवल में
एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। लॉजिकल के अंदर जो भी आपने ये वाला पार्ट डिजाइन किया है, दिस इज योर लॉजिकल पार्ट, जिसमें हमने रिलेशनशिप्स मेंटेन कर दिए एंड इवन इनके डेटा टाइप्स भी मेंशन कर दिए कि जो सपोज ये एनरोलमेंट नंबर है या ये नेम टाइप का है, ये आपका टेक्स्ट टाइप की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। एंड ये नंबर ऑफ बुक्स है तो ये नंबर टाइप की वैल्यू यानी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारे क्या है उसके डेटा टाइप्स हो गए। एंड इनमें आगे जाकर के हम कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करते थे कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हम कॉलम्स पे अप्लाई कर देते थे। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, जैसे प्राइमरी की है, यूनिक है, नॉट नल है एंड डिफॉल्ट है, एक चेक और आता है कंस्ट्रेंट। तो ये चेक ये सारे हमारे कॉलम कंस्ट्रेंट्स हो गए, तो हम उस पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज योर फिजिकल लॉजिकल स्कीमा। एंड फिजिकल स्कीमा जिसको अब हम फिर फिजिकली क्रिएट करते हैं डेटाबेस में जाकर के एंड उनको उनमें रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं। जैसे मैंने कल MS एक्सेस के अंदर यूजर फ्रेंडली टूल है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल क्रिएट कर लिया, डिजाइन कर लिया एंड उनमें रिलेशनशिप्स मेंटेन कर लिए। अगर यही काम हम ओरेकल पे करें तो हमें कमांड्स दे करके, अभी हम आएंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस में, तो उसमें हम कमांड्स दे करके कि कैसे डेटाबेस को हमें क्रिएट करना, टेबल्स को हमें क्रिएट करना, तो हम क्रिएट कमांड यूज में लेंगे। तो ये इसके बारे में कुछ है फिजिकल स्कीमा, द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट फिजिकल लेवल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा, दैट इज डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट लॉजिकल लेवल, इवन दैट प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। यहाँ पे प्रोग्रामर्स भी, क्योंकि प्रोग्रामर भी अपने हिसाब से उसको किस टाइप से फ्रंट एंड मीन्स जब हम कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें आती है, फ्रंट एंड बैक एंड। कल बताया था मैंने कि फ्रंट एंड मीन्स यूजर से हम इंटरेक्ट करवाते हैं फ्रंट एंड के थ्रू, एंड बैक एंड दैट इज योर डेटाबेस जहाँ पे आपका डेटा फिजिकली जाकर के स्टोर होता है, हम सबमिट करते हैं। तो इट मीन्स प्रोग्रामर भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा कि फ्रंट एंड डिजाइन करने के बाद किस टाइप से टेबल में उसको वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, अपडेट कराना है, किस टाइप से रिकॉर्ड फैच कराना है, तो वो भी इसमें लॉजिकल पार्ट में आ जाता है डिजाइनिंग टाइम पे। एंड गेट स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, however the internal details such as implementation of data structure is hidden at this level। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यानी जो उसका फिजिकल पार्ट है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, आपने क्या कमांड दे करके कैसे उसको क्रिएट किया है, तो इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज अवेलेबल एट फिजिकल लेवल। एंड थर्ड है दैट इज व्यू स्कीमा, दैट इज डिजाइन ऑफ डेटाबेस एट व्यू लेवल इज कॉल्ड व्यू स्कीमा। दिस जनरली डिस्क्राइब्स एंड यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस सिस्टम। तो एंड यूजर कोई भी हमारा एंड यूजर हो सकता है, क्योंकि ये फिर इसमें अलग अलग लेवल के आर्किटेक्चर भी आते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, वो इसमें अभी अपन नहीं कवर करेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी एक सिंगल यूजर काम में ले सकता है, फिर उसको हमने लैब में कनेक्ट किया तो लिमिटेड यूजर्स हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जब हम उसको वैन पे ले लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क पे, वेब पे, तो वो फिर एंड यूजर्स वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज अ व्यू स्कीमा। अब है नेक्स्ट डेटाबेस इंस्टेंस। अब देखिए हम अगर ऊप्स आप लोगों ने पढ़ा हो तो ऊप्स में ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। यस, एंड जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास में डेटा दो ही होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है मेथड या फंक्शंस। यानी कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लो तो योर डेटा मीन्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो वो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो वो क्लास के मेंबर डेटा कहलाते हैं, मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। लेकिन जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट को हमने बोला इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, एंड जो वो आपका डेटा है दैट इज योर इंस्टेंस डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स या फंक्शंस। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो नाम चेंज हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस फंक्शंस सेम एज इट इज। जैसे आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल आपका एक तरह से हम बोल सकते हैं इंस्टेंस है, एंड उसके अंदर जो वैल्यूज हम इंसर्ट करवा रहे हैं
दैट इज योर डेटाबेस इंस्टेंस, कि जो भी आपने वैल्यूज इंसर्ट करवाई है, तो द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस at a particular moment of time is called instance of database. Database schema defines the variable declarations. अब इसमें हम डेटाबेस हम क्रिएट करते थे, जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पे उनके डेटा टाइप्स वगैरह मेंशन कर रहे हैं कि इसमें टेक्स्ट टाइप का वैल्यू इंसर्ट करवाना है या इसमें नंबर टाइप की वैल्यू इंसर्ट करवाना है, उनके डेटा टाइप्स हम उसमें मेंशन कर देते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे database schema defines the variables declaration in tables that belong to particular database. The value of these variables at a moment of time is called instance of that database. यानी जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, अब वो आगे हमारे पास में लैंग्वेजेस आएगी कि कैसे हम उसमें इंसर्ट करवाते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो दैट इज योर डेटाबेस इंस्टेंस. अब है यहाँ पे डेटाबेस लैंग्वेजेस कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज में लेते हैं. तो जिसमें टेबल के ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं या टेबल से रिकॉर्ड फैच करवाने हैं या नया टेबल हमें क्रिएट करना है या किसी टेबल को डिलीट करना है, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे पास में इसमें. तो जिसको हम एसक्यूएल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके बेस पे हम उस पार्ट को परफॉर्म करते हैं. अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस है हमारे पास में, तो एक बार देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस, जिसमें डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल. अब देखिए फर्स्ट है डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. यहाँ पे हम एक टेबल का, नई टेबल की डेफिनेशन दे रहे हैं. डेफिनेशन दे रहे हैं यानी हम उसको क्रिएट कर रहे हैं. दैट इज योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अब अगर आपके पास में ऑलरेडी एक टेबल क्रिएटेड है एंड उस टेबल के अंदर सपोज ये मेरे पास में एक इन्फो नाम की टेबल है. इस टेबल में मैं एक नया कॉलम और ऐड करता हूं इसके अंदर. तो अगर कोई एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम ऑल्टरिंग द डेटाबेस, ऑल्टरिंग द टेबल, यानी उसकी डेफिनेशन में मैं चेंजेस कर रहा हूं, दैट इज ऑल्टर कमांड. एंड ड्रॉप, अगर मैंने कोई एक डेटाबेस को, एक टेबल को डेटाबेस से रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो दैट इज योर ड्रॉप. तो दैट इज योर ड्रॉप पार्ट, यानी यू आर रिमूविंग द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल. So that is data definition language. अब है नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स टेबल के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशंस आप करते हो. मैनिपुलेशंस क्या, कि सपोज एक टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है, एक रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करवाया, इट मीन्स यू आर मैनिपुलेटिंग द टेबल. टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी है, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ चेंजेस कर रहे. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप मोबाइल्स वगैरह चेंज, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो दैट इज योर अपडेट, चेंज करना है तो दैट इज योर अपडेट. एंड कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो दैट इज डिलीट. एंड फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट. सेलेक्ट यानी टेबल से, किसी पर्टिकुलर टेबल या टेबल से रिकॉर्ड्स अगर हमें फैच करवाने हैं, तो फैच करवाने के लिए हमारे पास में स्टेटमेंट है, दैट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट. ये सेलेक्ट स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब हम आगे डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में आता है. सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, दैट इज सेलेक्ट, फिर उसके बाद ऑल द कॉलम नेम्स या कॉलम नेम और कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम और टेबल नेम्स. दिस, ये तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट देते हैं. फिर इसके अलग अलग क्लॉज आते हैं हमारे पास में. देन उसके बाद है वेयर क्लॉज. वेयर एंड उसके बाद जो भी कंडीशन आपको देनी है, कंडीशन आपने दे दिया. फिर उसके बाद वेयर, सपोज आपने बोला कि वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू दिस, तो दैट इज योर वेयर क्लॉज. एंड उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट having a group by clause, group by clause, that is group by and column name, group by
एंड उसके बाद हैविंग क्लॉज, हैविंग जो भी एक्सप्रेशन आपका है, एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आता है दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय जो भी कॉलम नेम आपको देना है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, दैट इज ASC। ऑर्डर बाय मीन्स ऑर्डर फॉर्म में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, ASC और DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन किया है, ये सारे क्या है, दीज आर ऑप्शनल पार्ट्स, नॉट कंपल्सरी। एंड दिस इज द कंप्लीट सेलेक्ट स्टेटमेंट कि अगर हमें ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें वेयर क्लॉज भी यूज में लेना है, ग्रुप बाय भी एंड ऑर्डर बाय भी लेना है, तो इनका सीक्वेंस यही रहेगा। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट देन पहले आपने ग्रुप बाय दे दिया, फिर उसके बाद वेयर क्लॉज दे दिया, या पहले ऑर्डर बाय दे दिया। नहीं, अगर आप दे देंगे तो आपका जो डेटाबेस इंजन है वो एक एरर मैसेज दे देगा एंड वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये आपका एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है, कंप्लीट सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो वेयर हम कंडीशन देते हैं ग्रुप बाय कि अगर एग्रीगेट फंक्शंस अगर हम यूज में ले रहे हैं अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में, तो एग्रीगेट फंक्शंस यानी 5 एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास में होते हैं, मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी एंड एक और है मैक्स, मिन, काउंट, एवीजी और अभी याद नहीं आ रहा। तो ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास में आते हैं। तो उन फंक्शंस को अगर हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज में लेते हैं तो फिर हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज में लेंगे। हैविंग कोई एक एक्सप्रेशन हमने मेंशन कर दिया कि हैविंग वेयर काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन या ग्रेटर देन 5 है, तो इस टाइप का रिकॉर्ड फैच होकर के आ जाए। एंड आउटपुट अगर मैंने नेम्स को डिस्प्ले करवाया, तो अगर सेलेक्ट नेम डिस्प्ले करवाता हूँ तो नेम जैसे डेटाबेस में है वैसे टेबल के अंदर है वैसे वैसे फैच होकर के आएंगे। लेकिन अगर मैंने उसको ऑर्डर में दे दिया कि असेंडिंग फॉर्म में आए या डिसेंडिंग फॉर्म में A to Z या Z to A, तो आपका आउटपुट इस टाइप से डिस्प्ले होकर के आ जाएगा। तो ये आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट है। फिर एक और है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मीन्स, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको एक बार रिमूव करना पड़ेगा। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या रहेगा कि से सपोज ये हमारा एक डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस आपने लिया और सबसे बेस्ट डेटाबेस रहता है आपका ओरेकल, कि अगर हम ओरेकल पे काम करते हैं तो ओरेकल में आपने अलग अलग टेबल्स बना रखे थे। डेटाबेस इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। बट इसमें होता है क्या, हम अपने अलग अलग यूजर्स भी बना सकते हैं। यूजर्स बनाया यानी क्या हुआ, मैंने एक यूजर बनाया से यूजर 1, उसका अपना एक टेबल स्पेस है जिसमें वो अपनी अलग अलग टेबल्स क्रिएट करेगा, टेबल 1, टेबल 2 एंड सो, यानी ये अलग यूजर है। एक और यूजर है से यूजर 2, यूजर 2 उसकी अलग अलग टेबल्स है, से सपोज टेबल 3, टेबल 4 एंड सो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक में क्या होता है कि अगर आप जिस यूजर से एंटर किए हो डेटाबेस के अंदर, तो वो यूजर सपोज यूजर 1 से आप एंटर किए, तो यूजर 1 को सिर्फ अपना ही डेटाबेस यानी अपनी ही टेबल्स डिस्प्ले होकर के आएगी, यानी टेबल 1, टेबल 2 एंड सो। अगर यूजर 2 से आप एंटर किए हो तो यूजर 2 की टेबल स्ट्रक्चर या टेबल के डेटा फैच करवा सकते हैं। अब क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि यूजर 1 को यूजर 2 की एक टेबल पे काम है, सपोज टेबल 3 पे, तो यूजर 2 क्या करेगा, यूजर 1 को परमिशंस देगा, दैट इज योर ग्रांट। अब वो ग्रांट परमिशंस में भी क्या कि उसको क्या करना है, उसको सिर्फ टेबल देखनी है, टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं, मैनिपुलेशंस करने, डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो वो टाइप के ये जो डेटा मैनिपुलेशन वाला जो लैंग्वेज है DML, ये वाला पार्ट वो उसको ग्रांट कर देगा।
या तो ऑल परमिशंस वो ग्रांट कर सकता है कि उसमें देख भी सकता है, यानी सेलेक्ट क्यूरी कर सकता है, या इंसर्ट अपडेट या डिलीट भी कर सकता है। अदरवाइज उसमें सिर्फ वो जिस टाइप की परमिशंस देना चाहता है तो यूजर वन को परमिशंस ग्रांट कर देगा। एंड जैसे ही यूजर वन का काम खत्म हुआ, उसका यूज वहाँ पे उस पर काम कंप्लीट हो गया, तो फिर क्या करेगा, यूजर टू वापस से जो प्रिविलेजेस दिए थे वो प्रिविलेजेस वापस से उससे ले लेगा, यानी दैट इज रिवोक। तो उससे वो परमिशंस वापस से लेना, दैट इज कॉल्ड रिवोक। फिर एक और है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है, कमिट एंड रोल बैक, दो चीजें हैं, कमिट एंड रोल बैक। कमिट मीन्स क्या हुआ कि जो काम हम सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप कोई भी सपोज वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, या कोई रिकॉर्ड आपने कोई लाइन आपने डिलीट कर दी, तो हम क्या करते हैं, रोल बैक करते थे, यानी अनडू कर देते हैं। तो रोल बैक मीन्स दैट इज योर अनडू। अनडू क्या, कि सपोज आपने एक टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, फॉर एन एग्जांपल आप यूजर वन से एंटर हुए एंड कोई एक टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो अभी भी वो डेटा रिकवर हो सकता है। वो किसके बेस पे रिकवर होता है, विद द हेल्प ऑफ रोल बैक। तो आपने रोल बैक कर दिया। इसमें मैंने वो बताया नहीं, एक सेव पॉइंट और आता है, लेकिन जब हम एसक्यूएल पे ओरेकल पे डायरेक्टली काम करते हैं तो कहाँ तक हमें रोल बैक करना वो हम कर सकते हैं। बट रोल बैक में जो भी आपने मॉडिफिकेशंस किए वो डेटा आपका रोल बैक हो जाएगा। बट एक बार अगर आपने कमिट कर दिया, कमिट मीन्स परमानेंटली सेव कर दिया, देखिए या तो क्या होता है, डेटाबेस के अंदर ऑटो कमिट ऑप्शन ऑन रहता है। तो ऑटो कमिट ऑप्शन ऑन है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वो सेव करता जाएगा। जैसे हम कई बार वर्ड में भी काम करते हैं तो हम सेव करना भूल जाते हैं, एंड इमीडिएटली सपोज आपकी लैपटॉप की बैटरी चली गई तो आपने जो काम किया वो सारे इरेज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप ऑटो सेव का ऑप्शन डाल दो, हर 1 मिनट या 5 मिनट से उसमें टाइम होता है, उसके हिसाब से आपका डेटा सेव होता रहता है। सेम चीज यहाँ पे भी, कि अगर हमने ऑटो कमिट ऑन नहीं कर रखा है एंड हमने अपने डेटाबेस में कमिट ऑप्शन टाइप नहीं किया है, दिया नहीं है कमांड, तो क्या होगा, आप डेटा को रोल बैक कर सकते हो। जो अगर आपने प्रीवियस डेटा या आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है तो हम रोल बैक करके उसको रिकवर कर सकते हैं। बट वंस कमिटेड कैन नॉट बी रोल बैक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार आपने कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं होगा। तो यानी ये 4 लैंग्वेजेस है हमारे पास में, DDL, DML, TCL एंड DCL। तो इनके पर्पस क्या है, तो ये अब जैसे जिसमें क्रिएट ऑर्डर ड्रॉप ये काम DBA कर लेता है, बट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट का ये काम कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। जो फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड यानी जो भी आपकी एप्लीकेशंस आपने डिजाइन किए जावा में या PHP या .NET पे जिसमें भी आपने बनाई है, तो ये प्रोग्रामर एंड पे काम होगा कि उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी करके एंड कैसे रिकॉर्ड फैच करवाने हैं, या सबमिट आप जब करते हो यानी डेटाबेस में आके इंसर्ट हो रहा है या अपडेट या कोई रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं। देन इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फंक्शंस ऑफ DBA, कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिकली काम क्या होता है। काम ऐसा तो कुछ नहीं है DBA का, लेकिन जब काम आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है। और अगर इसको अपन देखें एक तरह से, DBA यानी दिन भर आराम, तो कोई काम नहीं करता है सच, दिन भर आराम करता है। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो स्मूथली आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम प्रॉपर वे में मूव वर्किंग फॉर्म में रहे, तो फिर DBA का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है, जिसमें इसका काम क्या है, जिसमें इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कंट्रोल्स द डिजाइन एंड द यूज ऑफ डेटाबेस। अब जो भी ये अभी हमने काम रिमूव कर दिया, जो भी हमने ये डेटाबेस डिजाइन किया था, टेबल्स हमने बनाई थी, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, DBA कर रहा है। एंड उसमें कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है, किसको नहीं इंसर्ट करवाना है, ये जो अभी मैंने रिलेशन ये बताया कि अलग अलग यूजर्स है, एक यूजर दूसरे यूजर को कुछ परमिशंस दे रहा है, तो वो परमिशंस किसके बेस पे दे रहे हैं, कौन दे रहा है, तो वो परमिशंस आपको दे रहा है, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें इसके क्या क्या यूज है, तो कुछ यूजेस इसके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, दैट इज स्कीमा डेफिनेशन। तो जो भी
डेफिनेशंस उसको डिज़ाइन करनी है, टेबल्स वगैरह उसको डिज़ाइन करनी है, उनके अंदर रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, प्राइमर की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना है, एंड रिडंडेंसीज रिमूव करनी है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना है। तो सारा स्कीमा डेफिनेशन सारा काम कौन कर रहा है? डीबी कर रहा है। सेकंड है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। अब डीबीए डिसाइड्स हाउ द डेटा इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टोर डेटाबेस। अब वो कैसे स्टोर करवाना है, तो जैसे मैं बताया कि रिलेशनशिप्स मेंटेन हो रहे हैं, तो यूनिकनेस वहाँ पे रहे, डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए, तो उसमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह अप्लाई करके देन वो डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है। थर्ड है असिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स मीन्स जो डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को वो गाइड कर रहा है कि दिस इज अवर डेटाबेस। क्योंकि लास्ट कल मैंने बताया भी था कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम डेटाबेस तैयार करते हैं, एंड उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड को डिजाइन करके देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो प्रोग्रामर एंड पे पार्ट है, वो प्रोग्रामर एंड डेटाबेस के बीच में डीबीए वर्क कर रहा है, जो प्रोग्रामर को भी समझा रहा है, डेटाबेस का उसको नॉलेज है कि कैसे उसको बनाना है एप्लीकेशन को। तो डीबीए प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। फिर नेक्स्ट है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशंस। अब यहाँ पे डीबीए का और क्या रोल है कि अगर जो डेटाबेस आपने डिज़ाइन कर लिया, अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ नई टेबल्स आपको ऐड करवानी है, या कुछ कॉलम्स में प्रॉब्लम आ रही है। कॉलम्स में प्रॉब्लम क्या है, किसी सपोज नेम है, फॉर एन एग्जांपल नेम का, ये तो मैंने उसमें एमएस एक्सेस में नेम का डेटा टाइप टेक्स्ट दे दिया। अदरवाइज हम क्रिएट करते हैं तो इसका नेम का डेटा टाइप दूसरे डेटाबेसेस में नेम का से varchar 2, एंड उसका मैंने साइज दे दिया सपोज 20। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नेम वाले कॉलम के अंदर 20 कैरेक्टर्स तक इंक्लूडिंग स्पेस वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो डीबीए कर सकता है कि 20 की जगह अब किसी का नाम बहुत बड़ा है तो उसको 40 कर लिया, या और साइज इंक्रीज करनी है, या फिर कोई नए कॉलम्स या नए टेबल अगर उसको क्रिएट करनी है, ऐड करनी है, तो वो फिजिकल इसमें डीबीए का पार्ट आ जाता है। The DBA modifies the physical organization of the database to reflect the changing needs of the organization or to improve performance. फिर नेक्स्ट है अप्रूविंग डेटा एक्सेस। अब ये डेटा एक्सेस जो अभी मैंने बताया कि यूजर्स, एक यूजर को दूसरे यूजर से कुछ रिकॉर्ड फैच करवाना है, टेबल पे वर्क करना है, मैनिपुलेशंस करने हैं, तो वो परमिशंस कौन ग्रांट कर रहा है, तो वो डीबीए दे रहा है। तो दैट इज अ डीबीए। द डीबीए डिटरमाइंस which user needs access to which part of the database. According to this, various types of authorizations are granted to different users. ये different users यहाँ पे हो जाएंगे। फिर है इसके बाद में फंक्शंस ऑफ डीबीए कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या 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 फंक्शन है। सॉरी, ये मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, द डीबीए मॉनिटर्स According to Kids Health, the DBA monitors performance of the system. The DBA ensures that better performance is maintained by making changes in physical or logical schema if required. तो अगर उसको लग रहा है तो वो फिजिकल डेटाबेस में कुछ चेंजेस भी कर सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बैकअप। टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे डिपेंड्स कि आप अपने डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। एंड अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है या आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, तो एक रिकवरी प्लान की कहाँ से आप वापस से उस डेटा को फैच करवा रिकवर कर सकते हैं, तो उसका बैकअप भी होना चाहिए। The database should not be lost or damaged. The DBA ensures that periodically backing up the database on magnetic tapes, either magnetic tapes पे वो स्टोर कर रहे हुए या फिर कहीं रिमोट सर्वर्स पे कंप्यूटर्स पे जाकर वो स्टोर कर रहे अलग अलग कंप्यूटर्स पे, सो दैट वहाँ से रिकॉर्ड फैच होकर के आ जाए। एंड इन केस ऑफ फेलियर सच एज वायरस अटैक, डेटाबेस इज रिकवर फ्रॉम दिस बैकअप, तो उनका बैकअप हो सकता है। चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। अब डेटा इंडिपेंडेंस में क्या था कि जो अभी हमने
ये फिजिकल लेवल एंड लॉजिकल लेवल का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या हो रहा है कि हम जस्ट टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहे हैं, एंड फिजिकल में डेटाबेस में जाकर के हम वो टेबल को रियल लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। अब इनमें इंडिपेंडेंस मीन्स क्या हो रहा है कि व्यू लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं है कि व्यू में तो जस्ट यूजर से इंटरेक्शन हो रहा है, एंड यूजर का डेटाबेस से इंटरेक्शन हो रहा है, बट डिजाइनिंग टाइम पे एंड रियल टाइम क्रिएशन में क्या रिलेशन है कि जो आपने डिजाइन किया, पेपर वर्क किया, उसको हमने फिजिकली वहां पे जाकर क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या करा कि ये जो अभी मैंने बताया कि सपोज डिजाइनिंग टाइम पे मेरा डेटाबेस में नेम का डेटा टाइप 20 लेंथ का था, 20 कैरेक्टर्स वो एक्सेप्ट कर रहा था। अब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को उसमें ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टोर करवाने नेम में, तो मेरे को जरूरी नहीं कि मैं इस पे लॉजिकल पे जाकर के मैं चेंजेस करूं, मैं डायरेक्टली फिजिकल में जाकर के चेंजेस कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल एंड फिजिकल जो लेवल्स है उनमें वे आपस में इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि एक में चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में रिफ्लेक्ट करेगा, या सेकंड में फिजिकल में चेंजेस किए तो कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल पार्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। तो दैट इज योर डेटा इंडिपेंडेंस। तो data independence is the property of DBMS that helps you to change the database schema at one level of database system without requiring to change the schema at the next higher level. So there are two types of data independence, that is logical data independence and physical data independence. अब लॉजिकल में कोई ये वाली बात है कि logical data independence, that is logical data is data about database, that is it stores information about how data is managed inside. For example, a table stored in the database and all its constraints apply to that relation. अब यहाँ पे ये जो अभी मैंने कंस्ट्रेंट बताया, दैट इज कंस्ट्रेंट्स का डेटा टाइप बताया var टू, या इसमें कह दिया कि नेम नॉट नल होना चाहिए, कि विदाउट नेम कोई स्टूडेंट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो कंस्ट्रेंट लगा दिया दैट इज नॉट नल। तो ये हमने डिजाइन टाइम पे दिया। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच लिबरलाइजेज इटसेल्फ फ्रॉम एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डिस्क। जो एक्चुअल डेटा आपका हार्ड डिस्क पे या हार्ड डिस्क पे जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया डेटाबेस का, उस डेटाबेस में जाकर के फिजिकली जो इंस्टॉल्ड है, उनसे इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। if we do some changes in table format, अब डिजाइन टाइम पे अगर हमने कुछ चेंजेस किया, it should not change the data residing on the disk। तो लॉजिकल टाइम पे अगर हमने चेंजेस किए जैसे अभी मैंने बताया, तो उसका फिजिकल में कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगा। जो हमने कल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए थे, तो एक में चेंजेस किए तो रिफ्लेक्शन उससे डिपेंडेंट सारी टेबल्स में आ गए, वो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक लॉजिकल पार्ट है और एक आपका फिजिकल पार्ट है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं। सेकंड है देयर इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कि अब यहाँ पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा है कि ऑल द स्कीमास आर लॉजिकल एंड द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन बिट फॉर्मेट ऑन द हार्ड डिस्क। Physical data independence is the power to change the physical data without impacting the schema of or logical data। तो अगर हम फिजिकल डेटा में हम चेंजेस करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में रियल टाइम में डेटाबेस में जाकर के चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस आपके लॉजिकल पार्ट पे रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएंगे। यानी लॉजिकल एंड फिजिकल बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर जस्ट इंडिपेंडेंट। ड्यू टू दिस फिजिकल इंडिपेंडेंस एनी ऑफ द चेंजेस विल नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल लेयर। अब इस टाइप से कॉन्सेप्चुअल लेयर पे कोई, यानी जो आपका लॉजिकल पार्ट है उस पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यूजिंग न्यू स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक, जिसको हम कहीं हार्ड डिस्क पे सेव कर लेते हैं या लॉजिकल पार्ट उस पर स्टोरेज डिवाइस पर हम चीज़ सेव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, तो वो आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके लॉजिकल पार्ट पे। ये एक आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो सिलेबस था, जो यहाँ तक के टॉपिक्स जो हमारे पास में थे, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए।
Any doubt regarding this? Students, you can ask your doubts in chat box or you can request to speak. If anyone has any doubt, please type in the chat box or raise your hand. कोई डाउट नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं है सर। एक्चुअली क्या ये सारा थियोरेटिकल पार्ट था, प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ले तो ठीक है। Students, if you have any query, please type in the chat box. चलिए, नहीं डाउट है तो ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू। आगे कोई क्वेरी आती है तो आपको मेल कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अच्छा, अभी मैं इस पे ऑनलाइन रहूँ या डिस्कनेक्ट हो जाऊँ? मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूँ सर। ठीक है। क्वेरी है, एक हाँ, क्वेरी हाँ। आई है। हाँ हाँ। While implementing any one database, do we use one DBMS language or multiple? Why do we use? मतलब एक DBMS लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या मल्टीपल DBMS लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? DBMS लैंग्वेज तो एक ही होती है, आप डेटाबेसेस अलग अलग यूज में ले सकते हो। DBMS लैंग्वेज, अब ये जो लैंग्वेजेस में आपने सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट आपको करना है, वो सारा प्रोसेस एक ही रहेगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप उठाओ। बट डेटाबेसेस हम चेंजेस कर सकते हैं कि एक में एक जगह आपने ऑरेकल डेटाबेस यूज में ले लिया, एक जगह कहीं आपने एसक्यूएल सर्वर ले लिया, माई एसक्यूएल यूज में ले लिया, तो ठीक है, उनके कनेक्टिविटी स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। बट क्यूरीज जो आप फायर करवा रहे हो, जो क्यूरीज आपने एसक्यूएल क्यूरीज आप यूज में ले रहे हो, तो वो क्यूरीज आपकी सारे लैंग्वेज उन डेटाबेसेस के लिए सेम ही रहेगी। डीबीएमएस चेंजेस नहीं होगा, डेटाबेस आपका चेंज हो जाएगा। तो आप डेटाबेस चाहे ऑरेकल ले लो या माई एसक्यूएल, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, वो डेटाबेस आप यूज में ले सकते हो। Okay, students are asking for the PPT or study material. If you can send. ये जो मैंने बनाया है ये मैं भेज सकता हूँ। बाकी देखिए, वो जो मैंने समझाया था वो मैंने जस्ट उस पे राइटिंग पैड के थ्रू बोर्ड पे समझाया था। अगर उन्होंने स्नैपशॉट ले लिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो तो अब इरेज हो गया, वो मेरे पास में नहीं है सच। Okay sir, we will share the PPT. हाँ, पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। Okay, thank you sir. थैंक यू।